ये जो है जिस लेवल पे मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, मैंने कहा था अब हम लोग सी और डी के बीच में, और हमको आना है ए और बी के बीच में। तो एक सोल्यूशन ये है कि हमारे प्लानिटरी लेवल पे हमारी जो कंजम्पशन है वो 50%, 60%, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े लेवल पे गिर जाए। फिर कौन सा देश कैसा रहेगा वो अलग बात है। मैं आपको फिलहाल कह रहा हूँ कि प्लैनेट को कोई फ़र्क नहीं करता कि इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है या यूएस की स्ट्रेटजी क्या है। प्लैनेटरी लेवल पे अगर हमारा कंजम्पशन नीचे आता है तो वो सस्टेनेबल है। और दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी। दुनिया जितनी ग्लोबलाइज होगी उतनी ही ज़्यादा वल्नरेबल होगी फॉर कोलैप्स। तो हम जिस भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसमें ये दो चीज़ कम से कम होनी चाहिए। पहला तो वो हमारा कंजम्पशन, आज हम लोग जितना भी एनर्जी, मटेरियल, रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उस वे ऑफ लाइफ से जो है वो कंजम्पशन जो है बहुत कम हो जाना चाहिए। और दूसरा, चीज़ें लोकली रिसोर्स्ड होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का जब डी ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाएगा और जब रिसोर्स रिक्वायरमेंट हमारे अपने आप कम हो जाएगी तो फिर जो है ये बदल भी सकता है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशंस खोज रहे हैं तो हमें जो है ये फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रपोजल सस्टेनेबल है और कौन सा अनसस्टेनेबल है? सिर्फ सुन के अच्छा लगा, मेरे विचारों से मेल खाता है, ये वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो आधार क्या है? तो मेरा प्रयास ये है कि हम हर कोई ये समझ पाए कि वो फॉर्मूला क्या है। तो आपके ऊपर जब कोई भी अगर कोई सॉल्यूशन देता है तो यू आर एम्पावर्ड टू आस्क 2-3 क्वेश्चंस। इससे ये होगा क्या, इससे वो होगा क्या? अगर उत्तर पॉजिटिव में आता है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल। तो ये है अनसस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन। ये सारे आज हमारे लक्षण में है। अगर हम सस्टेनेबल वे की तरफ जाते हैं तो फिर ये बदल जाएंगे। नो नॉट दिस वन, जस्ट गो टू दी, यहाँ से स्टार्ट करें। तो ये रहा सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन। अगर हम सस्टेनेबल की तरफ जाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हमारी थ्रूपुट रेडिकली लोअर होगी, एनर्जी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है डिक्लाइनिंग होगा। आज एनर्जी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, उसी एनर्जी को हम महंगे में खरीद पा रहे हैं। तीसरा, दुनिया बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप इमेजिन करें, आज से 60 साल पहले लोग अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करते थे? वो सिंप्लीफाइड था, ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं था और ज़्यादा रिसोर्स और एनर्जी इंटेंसिव भी नहीं था। तो वो है सिंप्लीफाइड लाइफ। ओके, तो आज दुनिया के सबसे गरीब देश उन परिस्थितियों में जी रहे हैं जिसको हम लोग आज गरीब कह रहे हैं। उनकी लाइफ सिंप्लीफाइड है। वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी घरों में रहते हैं, वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से करते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज उसको अलग तरीके से करते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज अलग तरीके से करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बजट डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को आज उपलब्ध है वो कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो हमारे पास विकल्प यही है कि हम अपनी ज़रूरतें तो फिर भी पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन अलग तरीके से करनी पड़ेगी। और आखिर में रनअवे टेक्नोलॉजीज़ जो है, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनकी कोई विशेष यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस नहीं। ऐसा नहीं कि ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसकी कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन सस्टेनेबल वर्ल्ड में दिखती नहीं। इसको मैं डेप्थ में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक प्रेजेंटेशन भी हुआ था। तो मुझे कहना सिर्फ इतना है कि जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, बायोटेक, नैनोटेक का सवाल है, ये ऐसी जीनी है जो बॉटल से बाहर आ चुकी। अब इसको अंदर डालना फिर से बॉटल के, ये लगभग असंभव। जब हम संघर्ष के बारे में या एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं तो हमें हमारी लिमिटेशन समझनी पड़ेगी। हम सरकारों से गुहार लगा सकते हैं, लेकिन सरकारों के हाथ में ये टेक्नोलॉजीज नहीं है, किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है। तो ये अब पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो एक्सप्लोड हुआ था, ये हम उस सिचुएशन में आज आकर खड़े हो गए हैं।
एक बार पहला बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो वो पॉसिबिलिटी को उसने जन्म दे दिया। उसके बाद से आज तक हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मैनेज कर रहे हैं। ये सिचुएशन इसके साथ भी होगी, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ भी हमें वही करना पड़ेगा। अब उसको हम मैनेज कर पाए। दिक्कत यह है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड है वो स्लो था, ये कई गुना ज़्यादा तेज है। तो समाज अब समझने ही जा रहा है, लेकिन वो उसके नेक्स्ट लेवल पर चला जा चुका है। तो ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है। बट अगर सोसाइटी कोलैप्स होती है तो रनअवे एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज उसके साथ ठप होता है। उसकी संभावना हमारे वे ऑफ लाइफ से है। अगर ग्लोबल सिस्टम इस तरह से चलता है तो ये टेक्नोलॉजीज भी चल पाएंगी। अगर किसी वजह से रुक जाती है, डिसफंक्शनल हो जाती है, तो ये टेक्नोलॉजीज उसके साथ ही डिसफंक्शनल हो जाते हैं। तो इसको आप पॉजिटिव लाइट में भी देख सकते हो और नेगेटिव लाइट में भी देख सकते हो। हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर व्यवस्था ठप हो जाती है तो वो भी साथ में ठप हो जाता है। ओके, तो हमारी कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड इज लेस। संजीव जी नेक्स्ट। ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से। मैंने यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन किया है, प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन। आई थिंक ये इसका जिक्र किसी और ने भी किया था कल। प्रॉब्लम बेसिकली, अगर हम कहते हैं कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। लेकिन आज जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और हम जो फेस कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ बनी है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, उसके लिए दूसरा शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, हिंदी में मैं जानता नहीं क्या होता है। सो प्रॉब्लम का जो होता है सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेडिकमेंट। कोई जानता है प्रेडिकमेंट का? दुविधा, शायद वही होगा ना। तो प्रेडिकमेंट या दुविधा का मतलब ये होता है कि हमें, ये हमारे डिसीजन पर निर्भर करता है, हमें डिसीजन लेना है। और अक्सर डिसीजन ऐसे होते हैं कि कोई भी ऑप्शन आपको पसंद नहीं है, आपको डिसीजन वो पसंद ही नहीं है, लेकिन आपको लेना तो पड़ेगा। तो प्रेडिकम, हमारे सामने आज प्रेडिकमेंट है। प्रेडिकमेंट क्या है कि हमें जो वे ऑफ लाइफ पसंद है, हमें जो संभावनाएं पसंद है, उसको हमें शायद अलविदा कहना पड़ेगा और कुछ और करना पड़ेगा जो प्रीतिकर नहीं है, जो एक्साइटिंग नहीं है। इसी वजह से कोई ये काम नहीं कर पाया है। हम प्रॉब्लम्स को जान रहे हैं, लेकिन उसको सॉल्व या डील करने के लिए जो करना पड़ेगा वो हम नहीं करना चाहते। ये एक जो एडिक्ट होता है, जिसको नशे की लत होती है, ये सेम प्रॉब्लम है। वो चाह कर भी जो है, उसको मालूम है प्रॉब्लम है, लेकिन उसका अगला डोज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत 10 में से 1-2 लोग विल पावर से छूट पाते हैं। एक है कि आप अपने विल पावर से उसको छोड़ दो, दूसरा होता है कि आपको वो ड्रग्स अवेलेबल ही ना हो। या तो आप विड्रॉल सिम्टम से मर जाओगे, या तो फिर उससे पार हो जाओगे। तो जब तक डोज अवेलेबल है वो स्वे इच्छा से छोड़ दे, ये बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे साथ में यही दिक्कत है। हम सब प्रॉब्लम तो गिना रहे हैं, लेकिन हम सब एक एडिक्ट हैं इस व्यवस्था के। ये व्यवस्था रुकते ही हम सब बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ करने जाएंगे तो उस व्यक्ति को रोका जाएगा, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम जो है कल सॉल्व हो जाए, आज ना हो जाए। ओके, तो ये दिक्कत है। ये जो है, ये एक बात को थोड़ा समराइज करने के लिए है कि मैंने जो बात अब तक रखी है, ह्यूमैनिटी कलेक्टिवली, 800 करोड़ लोग कलेक्टिवली किस दिशा में आज कहाँ रुके हैं और यहाँ से हमारी संभावनाएं क्या क्या हैं। आप वो पॉइंट देखेंगे जहाँ से 4 अलग अलग ट्रेजेक्ट्रीज निकलते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली ट्रेजेक्ट्री है वो है टेक्नो एक्सप्लोजन पॉसिबिलिटीज। दुनिया को आज लोग जो चला रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो लीडिंग या जो इकोनॉमिक एलिट्स हैं, इनका मानना ये है कि हम जो है, जिस तरह से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही थी, ये भविष्य में भी कर सकती है। 5%, 10% से हम ग्रो कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी और मार्केट दोनों मिलकर जो है ये संभावना क्रिएट कर सकते। कोई दिक्कत नहीं है, प्लैनेट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। हमारी जो जीडीपी जो है ऐसे ही बढ़ते जा सकती है। अभी हम हमारे वर्ल्ड जो ग्लोबल रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि बाय 2050 आवर इकोनॉमी विल डबल। मतलब आज 102 ट्रिलियन है तो 200 ट्रिलियन आराम से हो जाएगा।
तो आप समझ रहे हैं हर 20-25 साल में हम जीडीपी को डबल करने की बात कर रहे हैं। जो प्रोसेस नॉर्मली लाखों साल लगते थे, हम हर 20-25 सालों में डबल करने की बात कर रहे हैं, और हमें कोई हैरानी भी नहीं होती कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने आपको कल परसों ये कहा था कि हम ऑलरेडी ओवरशूट कर चुके हैं, और जो लोग ये रिपोर्ट्स लिखते हैं उनको भी पता है हम ओवरशूट कर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन जो है डबल कर जाएंगे, वो भी साइमल्टेनियसली आ रहा है। मतलब आपके जेब में पैसे नहीं है और आप जो है डबल शॉपिंग का प्लानिंग बना रहे हो, ये इस तरह की बात है। एनीवेज, सो टेक्नो एक्सप्लोजन फ्यूचर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लिमिट्स टू ग्रोथ जो रिपोर्ट थी वो भी यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर आप टेक्नो एक्सप्लोसिव फ्यूजन बिजनेस एज यूजुअल अगर आप जाते हो, तो एट वन पॉइंट समवेयर इन द कमिंग फ्यू डेकेड्स द होल इंडस्ट्रियल आउटपुट विल कोलैप्स, विच इज़ द सेम। उन्होंने सोसाइटल कोलैप्स का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल आउटपुट गिर जाएगा। वो एक ही बात है, सोसाइटल कोलैप्स और इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरना इज लगभग सिमिलर। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये ज़्यादा अवेयर पॉसिबिलिटी है, टेक्नो स्टेबिलिटी। ये दुनिया के वो लोग हैं जो सोचते हैं, समझते हैं कि कुछ दिक्कत हो रही है एनवायरनमेंट लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, हमें उन्होंने उसको एक्नॉलेज तो किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका समाधान टेक्नोलॉजी मार्केट्स में है। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, जीडीपी हम करंट लेवल्स पे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और इसमें मार्केट्स और टेक्नोलॉजी जो है हमारी मदद करे। मतलब हमारे वे ऑफ लाइफ को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है सॉल्व कर देगी। अभी बस है ही, उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी गिनाई है। आईपीसीसी भी जो है ऐसे टेक्नोलॉजीज़ के आधार पर प्रेडिक्शन करती है जो आज है नहीं, कह रहे हैं कि कल हो जाएगी। किसी ने प्रूव नहीं किया है कि नेट ज़ीरो पॉसिबल है या नहीं, हाइड्रोजन फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं, ये सब कह रहे हैं कि हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज पहले हो चुका है, राइट। टेक्नोलॉजी हमें यहाँ तक ला चुकी है, तो आगे क्यों नहीं ले जा सकती। तो ये जो इसको कहते हैं टेक्नो यूटोपियनिज्म, टेक्नोलॉजी पर विश्वास। जैसे रिलीजियस बिलीफ होता है कि भगवान से मांग लो, विश्वास रखो, हो जाएगा और आगे बढ़ जाओ। तो ये भी वही कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे भरोसा करो और आगे बढ़ जाओ। ओके, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा नहीं करेंगे, और वे ऑफ लाइफ पे चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज ये चर्चा जो है डेंजरस है, फिर ये हमें कहीं भी ले जा सकती। तो कह रहे टेक्नोलॉजी मार्केट जो है समस्या का समाधान खोज लेगी। तो ये जो टेक्नो एक्सप्लोजन के बीच में और टेक्नो स्टेबिलिटी के बीच में दुनिया की मेजॉरिटी कंसेंसस है। दुनिया की सारी सरकारें, सारे कॉरपोरेशंस एंड लगभग एनजीओस, इसको मैं नॉर्मली कहता हूँ होपियम। होपियम इज बेसिकली लाइक ओपियम। आप ये होप पर आधारित विजन है, और सारे पॉलिसी पेपर्स, सारी इकोनॉमिक पॉलिसी, सारी देश की पॉलिसी इस होप पर आधारित है कि ऐसा संभव हो सकता है। ओके, अच्छा नहीं हुआ तो क्या? देयर इज नो प्लान बी, दिस इज द ओनली प्लान वी हैव। इट्स अ ओनली प्लान वी हैव, देयर इज नो प्लान बी। अगर ये नहीं होता है, जब और कोई प्रूफ नहीं है कि ये हो सकता है, सारे एविडेंसेस बताते हैं कि ये संभव नहीं है फ्यूचर, तो प्लान भी किसी के पास नहीं है। मतलब जब मैं कहता हूँ किसी के पास नहीं है, मेरे कहने का मतलब है जनरली सरकारों के पास नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर ये समझ मुझे है तो और जो पावर एलिट है उनके पास समझ नहीं होगी, ऐसा चांसेस कम है, बिकॉज ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रिसर्च एविडेंस है। ओके, तो अब बचते हैं दो पॉसिबिलिटीज। दुनिया की जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो पहले दो पॉसिबिलिटीज के बीच में आज ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी दो पॉसिबिलिटीज है, एक है क्रिएटिव डिसेंट। क्रिएटिव डिसेंट का मतलब यह है कि आप मैनेज तरीके से कोलैप्स हो जाए। 2023 की जो हमारी वे ऑफ लाइफ है उसको हम लोग मैनेज तरीके से 1960s के वे ऑफ लाइफ की तरफ ले जाए। समाज, सरकार सब मिलकर ऐसे पॉलिसीज बनाए जो रिसेंबल करे 1960s की टेक्नोलॉजिकल लेवल। हमारी ऑफ कोर्स हमारी जो फिलोसॉफिकल लेवल है वो या कल्चरल गेन्स है वो तो कम नहीं करने वाले, हम तो मैच्योर रहेंगे कंपैरेटिवली, लेकिन टेक्नोलॉजिकली
वी विल बी गोइंग बैक। इसको आप स्वीकार करके भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं मैनेज्ड कोलैप्स। आपके नियंत्रण में ये कोलैप्स होगा। और आखिरी पॉसिबिलिटी है अब्रप्ट कोलैप्स। हम जा रहे हैं और अचानक से कुछ इवेंट हो जाता है, ट्रिगर होगा। आज संजीव जी कह रहे हैं कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैसिव ट्रिगर। कुछ भी हो सकता है, किसी एक देश से स्टार्ट होगा और फिर वो जो है फैलेगा और लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये कितनी तेजी से हो गया। इसको अक्सर हम कहते हैं फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट हो जाता है। आप अभी बोट पे हैं और अगले मोमेंट में आप पानी में हैं। जो आप बोट पे कर पा रहे थे वो पानी में नहीं कर सकते। इसको कहते हैं फेज शिफ्ट। तो ये अब्रप्ट कोलैप्स जो है, अब्रप्ट इनवॉलंटरी अनमैनेज्ड कोलैप्स, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जिस नशे की हालत में हम सभी जा रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है अब्रप्ट कोलैप्स, क्योंकि इंसान की नेचर को चेंज होने में टाइम लगता है। 10 दशक लगते हैं इतने बड़े शिफ्ट के लिए, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1-2 डेकेड में हो जाए, उसकी चांसेस थोड़े कम हैं। सो मैं ऑपरेट करता हूँ इस दोनों पॉसिबिलिटीज़ के बीच में। अब्रप्ट कोलैप्स को मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट केस, ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है। ये मान के जब आप रिस्क एनालिसिस करते हैं तो आप ये मान के चलो कि रिस्क होगा और फिर आप प्लानिंग करते हैं। नहीं होगा कह के आप स्टार्ट नहीं करते। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये वर्स्ट केस ज़्यादा लाइकली है। और अगर इस तरह के डिस्कशन से एक मोमेंटम क्रिएट होता है और हम समझ जाते हैं कि पहले 2 पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं सकते, तो फिर हम जो है हो सकता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है नेशनल लेवल पे। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि 90s में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो क्यूबा जो है वो एक मॉडर्न, लगभग एक टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न ही कह सकते हैं उसको। उनकी सारी एग्रीकल्चर जो है ट्रैक्टर बेस्ड, फर्टिलाइज़र बेस्ड थी, और वो सारा कुछ सोवियत यूनियन से इंपोर्ट करते थे। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जो सोवियत प्रोटेक्शन था वो हट गया और अमेरिका ने एम्बार्गो कर दिया। तो क्यूबा जो है रातों रात उनकी सिचुएशन ऐसे हो गई कि वो एग्रीकल्चर कर ही नहीं पा रहे थे। तो उस देश ने क्या किया, रातों रात उन्होंने जो है ड्रॉट एनिमल्स आ गए, अर्बन गार्डनिंग स्टार्ट कर दी। वो जो है 1950s के ज़माने में जो जैसा करते थे, प्री टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एंड दे बिकेम ऑर्गेनिक। द होल कंट्री वॉज पुट इन अ सिचुएशन एंड दे रिस्पॉन्डेड। रातों रात करना पड़ा। उस सिचुएशन में क्या हो गया, वो पॉलिटिकल डिसीजन था, बट दे वर फोर्स्ड कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। वो इनपुट्स, उनकी एग्रीकल्चर जो है वो ग्लोबल इनपुट्स पे डिपेंडेंट थी, बट उन्होंने रातों रात जो है कर दिया और वो आज भी होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। और इंडिया की हालत और चाइना की हालत इससे अलग नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने यहाँ पर फूड प्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन ये फूड प्रोडक्शन विदाउट एक्सटर्नल इनपुट्स नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन ट्रैक्टर्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन फर्टिलाइजर्स। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से नहीं उगाते। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी प्रोडक्शन सेम रहेगी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो चाइना एंड इंडिया आर इक्वली वल्नरेबल। हमारी एनर्जी एंड फूड डिपेंडेंस आज भी ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है, वो ऐसा कोई सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट संजीव जी। संजीव जी, या कीप्स कर दीजिए पूरा पेज जो है। तो जैसा मैंने कहा, एक सिंपल फॉर्मूले की तरह है, सस्टेनेबिलिटी इज लो थ्रूपुट एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी। गो बैक सचिन, सॉरी संजीव जी, गो बैक। ये है एम्पावरमेंट टूल। ये कारण था जिसके वजह से मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी, क्योंकि जो भी इस इशू पे कुछ करना चाहता है वो अक्सर कंफ्यूज होता है कि इतने सारे प्रपोजल्स हैं, इतने सारे आइडियाज़ हैं, उसमें से कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है, किसको पकड़ूं, हर कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे, किस पर भरोसा करे, कहाँ पर अपनी ऊर्जा लगाए। तो जब समझ नहीं आता तो फिर हम यहाँ वहाँ देखते हैं कि अपने जो आपको जिस पर भरोसा है आप उसको देखते हो, और वो जो कर रहा है आप फिर वही करने लग जाते हो।
और आप भरोसे पे चल रहे हो कि ये जो है ये कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैं यहाँ जो कर रहा हूँ इसमें जो है दिस इज़ एन एम्पावरमेंट टूल। दुनिया में बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, और आपके ऊपर उसको थोपा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि ये अच्छा है, और आप जो है इतना रिसर्च नहीं कर सकते जस्ट टू फाइंड आउट वेदर इट वर्क्स और नॉट। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आप कुछ सवाल उसको पूछ सकते हो। वो 2-4 सवालों के जवाब अगर पॉजिटिव में है तो आप कह सकते हो कि ये सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी की तरफ ये एफर्ट है। तो इसमें से मैं किसी के पास जा सकता हूं, किसी के साथ काम कर सकता हूं, अल्टीमेटली सब वहीं जाएगा, सस्टेनेबिलिटी की ओर जाएगा। आप अपने दोस्तों को कैसे पहचानोगे, किसके साथ कोलैबोरेट करना है, कैसे पहचानोगे? तो मैंने क्या किया, एक सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम किया है। इसको मैं कहता हूं डीक्लटरिंग सस्टेनेबिलिटी। 3 भागों में मैं डिवाइड कर रहा हूं ये सारे एफर्ट्स को। और ये फॉर्मूला वही है, थ्रूपुट एंड कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला है, ये मैं सब जगह अप्लाई कर रहा हूं। तो जो पहला है बिजनेस एज यूजुअल पॉलिसी रेस्पॉन्स। बिजनेस एज यूजुअल का सिंपल अजम्पशन ये है कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट और ज़्यादा करो। तो डोनाल्ड ट्रंप एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये कोई बड़ी परसेंटेज पॉपुलेशन नहीं है। ये दुनिया के आप कह सकते हैं 10-20% लोग होंगे जो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, वो कह रहे हैं करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बिजनेस एज यूजुअल जो है इसमें क्या होगा कि ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ जो कह रहा था, हम एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे फिर कोलैप्स करेंगे, ये ज़्यादा तेज़ी से होगा, ये करते जाएंगे। तो दूसरा है वीक सस्टेनेबिलिटी। यहां पर मेजॉरिटी दुनिया की पॉपुलेशन ऑपरेट करती है। वीक सस्टेनेबिलिटी क्या कहता है कि बात तो सही है, हमारी इकोनॉमी ने इकोलॉजी का नुकसान किया है, कुछ कनेक्शन तो है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसका जुगाड़, इसका समाधान टेक्नोलॉजी मार्केट कर देगी। और फिर आप देखेंगे वहां पर ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं गिना देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि इस वीक सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में क्या क्या आता है। सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, नेशन स्टेट्स एंड मार्केट्स आर सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, इसको कंटिन्यू किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हम सुनते हैं, इसमें कुछ भी सस्टेनेबल नहीं। अच्छा, ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जब हम सस्टेनेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसके सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर इनोसेंट सिटीज़न या कंज्यूमर सोचता है कि सरकार या कॉरपोरेशन जो है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, बट सही मायने में जब सरकार या मार्केट इस्तेमाल करती है सस्टेनेबिलिटी, वो कह रहे हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और साथ में एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश। एनवायरनमेंट प्रायोरिटी नहीं होता है, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एक रोड ब्लॉक की तरह है, स्पीड ब्रेकर की तरह है, प्रायोरिटी नहीं है। ओके, लेकिन ये इतना कॉमन सेंस नहीं। जनरली जहाँ भी लोग सस्टेनेबिलिटी सुनते हैं वो सोचते हैं कि ये तो पर्यावरण की ही बात हो रही है। दुनिया में कोई पॉलिसी जो है आज की तारीख में सस्टेनेबल नहीं है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है। इकोनॉमी इज नंबर 1 प्रायोरिटी। ग्रीन ग्रोथ के बारे में आपने सुना होगा। ग्रीन ग्रोथ, आज ये टर्म्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं। ग्रीन मतलब सेम ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होती रहेगी लेकिन ग्रीन होगी, पर्यावरण पे उसका प्रभाव कम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब अच्छे मार्केटिंग के शब्द हैं। फिर आता है आपका जीडीपी मॉडल। सर्कुलर इकोनॉमी की बात आपने बहुत बार सुनी होगी। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब रिसाइकलिंग, रीयूज करे सब चीज़ को, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी एक एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग इकोनॉमी साथ में वर्क नहीं कर पाते। सर्कुलर इकोनॉमी संभव नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, नेशन स्टेट, ऑल ऑफ दिस। तो वीक सस्टेनेबिलिटी कहती है कि हम ये सभी चीज़ कंटिन्यू करेंगे लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करेंगे। सोलर और विंड और ये सारी चीज़, न्यूक्लियर, ये सारी कॉम्बिनेशन में जो है हम ग्रीन हो सकते हैं, हम सस्टेनेबल हो सकते हैं। अभी मेरे पास चर्चा का समय नहीं है, वरना मैं रिन्यूएबल्स पे भी कहता। मेरी जितनी समझ बनी है, रिन्यूएबल्स समाधान नहीं है। रिन्यूएबल्स
हमारे इसमें से किसी भी समस्या का समाधान रिन्यूएबल्स में नहीं है, और हम रिन्यूएबल्स के आधार पर मॉडर्न इकोनॉमी नहीं चला सकते। सिर्फ सोलर और विंड की बदौलत हम मॉडर्न इकोनॉमी नहीं चला सकते, लेकिन ऐसा कोई फिलहाल कह नहीं रहा है। सारा निवेश उस दिशा में हो रहा है और सभी को कहा जा रहा है कि यही भविष्य है। अगर आप पर्यावरण के साथ में हैं तो फिर आपको रिन्यूएबल्स पे भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, फिनेंशियली पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट अ वायबल प्रोजेक्ट, बट इट इज़ सोल्ड एज सच। ओके, तो ये रहा वीक सस्टेनेबिलिटी। मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये जो हमारे दो क्राइटेरिया है, इससे ओवरऑल ग्लोबल थ्रूपुट, इकोनॉमिक थ्रूपुट कम नहीं होने वाला है, इनफैक्ट बढ़ने वाला है। और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंडेंट है ये सारे सॉल्यूशन। जब तक ग्लोबलाइजेशन चलेगा, लॉन्ग सप्लाई चेन चलेगा, तब तक ये सारे सॉल्यूशन चलेंगे। ग्लोबलाइजेशन के रुकते ही सोलर भी रुक जाएगा, विंड भी रुक जाएगा, बिकॉज जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन चलता है और सारा का सारा रिन्यूएबल्स फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है। रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि आप फॉसिल फ्यूल की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन ये सारा रिन्यूएबल पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाए या अवेलेबल ना हो तो रिन्यूएबल कल बंद हो जाए। तो मुझे बताइए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं? तो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड पार्ट। अल्टीमेटली अगर ठीक है, देखिए सोलर और विंड जो है एग्जाम्पल, इसको हम लोग न्यू, लेट मी कॉल इट न्यू रिन्यूएबल्स। अब ये क्यों एक्चुअल रिन्यूएबल्स नहीं है? बिकॉज सोलर और विंड के प्रोडक्शन में आपको कंक्रीट लगता है, प्लास्टिक लगता है, एल्यूमिनियम लगता है, वो सारी चीज़ें लगती हैं जो वैसे भी लग रही हैं। उसके अलावा उसको स्पेशल मटेरियल्स चाहिए, और ये स्पेशल मटेरियल्स इतने पोल्यूटिंग है। आपको मैं सिंपल एक बात बता दूं, अगर दुनिया में देखो, आज दुनिया में हमारी ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इज 650 एक्सा जूल्स, बहुत बड़ा फिगर है। 650 एक्सा जूल्स बहुत बड़ा फिगर है। उसका जो है, अगर हम ट्रूली रिन्यूएबल की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये सारा सोलर और विंड से पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि सोलर और विंड जो है सिर्फ इलेक्ट्रीफाइड सेक्टर में ही रेलेवेंट है। जहां जहां इलेक्ट्रीफाइड सिस्टम्स है वहीं पर रेलेवेंट है। हाँ, वो तो मैंने आपका उसका मैं उसी बात पे आ रहा था। रिन्यूएबल्स ओवरऑल सब कुछ रिन्यूएबल्स में सब वो सारी आ गई, बैटरी, इलेक्ट्रिक, ये सारी आ गई। अगर हम रिन्यूएबल्स की दिशा में जाते हैं तो रिन्यूएबल्स का थ्रूपुट, अगर मान लीजिए हमारी पूरी इकोनॉमी मान लो रिन्यूएबल से चलने लग गई, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक, ये वो सारे, उसका जो ग्लोबल थ्रूपुट है, मटेरियल रिक्वायरमेंट 10 टाइम्स फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल तो है, हम सिर्फ उसको निकाल के यूज कर रहे हैं। इसको प्रोसेस करना पड़ता है, डायरेक्टली सन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग आपको कहेंगे कि पर सेकेंड इतनी ऊर्जा आती है, ये आती है, वो आती है, वो हम लोग, वी आर नॉट प्लांट्स, हमको उसको प्रोसेस करना पड़ता है इनटू एनर्जी। द मटेरियल फुटप्रिंट ऑफ रिन्यूएबल्स इज 10 to 20 टाइम्स हायर देन फॉसिल फ्यूल्स। तो मुझे बताइए, इस दिशा में जाने से क्या आप थ्रूपुट कम कर रहे हैं? आप थ्रूपुट को बढ़ा रहे हैं। सिर्फ शहरों में एयर पोल्यूशन कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ना, प्लैनेट के लेवल पे। नाउ वी नीड प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस, नॉट इवन ग्लोबल कॉन्शियसनेस, प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस विच इंक्लूड्स अदर स्पीशीज ऑल्सो। नेशनल और ग्लोबल से ऊपर उठ के वी हैव टू थिंक प्लैनेटरी। ओके, सो इसका सिंपल आंसर ये था। आई कुड स्पेंड मोर टाइम, बट सिंपल आंसर है रिन्यूएबल्स उन सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल करती है जो फॉसिल फ्यूल के बिना हो ही नहीं सकता। उसकी एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सभी में फॉसिल फ्यूल लगता ही है। अगर आपकी ट्रक्स जो डीजल पे चलती हैं, ट्रक्स रुक जाए तो दुनिया की इकोनॉमी रुक जाए। आप डीजल बंद नहीं कर सकते। जो फ्यूल जो शिपिंग में यूज होता है, शिपिंग बंद कर दो, आप नहीं कर सकते, वो सोलर से नहीं चलने वाली। तो ये व्यवस्था चलेगी तो आपकी रिन्यूएबल्स चलेगी, वो बंद तो ये भी बंद, तो फिर आपने क्या रेजिलियंस अपनाया?
इट डजंट हेल्प। लेकिन दुनिया की हर सरकार और हर सिटीजन यही सोच के आगे बढ़ रहा है कि हम तो कोई बड़ी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। एनीवेज, मैं इस पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करूंगा। अगर टाइम अवेलेबिलिटी है तो आई एम फ्री टू टेक क्वेश्चंस ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज ये बहुत हॉट टॉपिक है और इस पे बहुत कंसेंसस है दुनिया में। कोई सवाल भी नहीं करता इसके ऊपर, सीधा रेडी है, पैसे कलेक्शन करना शुरू कर देते, इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। दुनिया की आज नॉन प्रॉफिट्स जो है इसी और दुनिया की सारी पॉलिसी इस बात पे लगी है कि सारा निवेश फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स की ओर शिफ्ट करे, और जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि मैं जो है ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे, फॉसिल फ्यूल अगर स्ट्रैंड हो गई, मान लीजिए हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया बिकॉज क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दुनिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कल के कल बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज एक्सट्रीम वेदर हम आज ही देखना शुरू कर चुके हैं और ये फेज शिफ्ट जो है बहुत तेज़ी से होता है। अभी कैसे हो रहा है, हम हर 10 साल में, इसको कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो हर 100 साल में होने वाली इवेंट आज हर 10 साल में हो रही हैं, और आगे जाके हर 10 साल में होने वाली इवेंट हर साल होगी, और फिर ये स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो एक ऐसा मौका आएगा जब हमें ये कॉल लेना भी पड़ सकता है कि कल के कल बंद करनी पड़े, और अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत है ना, हमारे पास ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स है और हम रोक देते हैं तो वी आर ट्रिगरिंग कोलैप्स। बहुत डिफिकल्ट चॉइस है ये, ओके। तो इसको समझना ये है, तो मैंने जैसा कहा आपसे कि ऑल्टरनेटिव पैराडाइम, जो भी विकल्प विद इन दिस पैराडाइम ऑपरेट कर रहा है, जो भी सॉल्यूशन आप कह रहे हो, जो भी आइडियोलॉजिकल सॉल्यूशन आप कह रहे हो, वो इस पैराडाइम में ऑपरेट कर रहा है, तो वो कोलैप्स के लिए वल्नरेबल है। तो हमारे जितने भी विकल्प होंगे वो ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स की से ही आएंगे। मैं बात कर रहा हूं पोस्ट कोलैप्स, जब ये व्यवस्था ठप हो जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी, तो वो कौन से आइडियाज हैं, वो कौन से सॉल्यूशंस हैं, वे ऑफ लाइफ्स हैं जो कुछ पॉसिबिलिटीज को जन्म दे। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त हमारे पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल बचे हैं। यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, और मैं उसके बारे में बात भी करूंगा, मैं खाली आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं। तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी पैराडाइम है जहां पर हमारी वे ऑफ लाइफ से थ्रूपुट कम भी होता है और कॉम्प्लेक्सिटी गायब होती है, सिंप्लीफाई होता है और दुनिया लोकलाइज होती है। अभी मैं एक पिक्चर पेंट कर रहा हूं राइट नाउ। दिक्कत यह है कि कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, नेशन स्टेट, ये ऐसे आइडियाज हैं जो हम सब ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और ये एस्पिरेशनल भी है। हमें पता है कि इसमें दिक्कत है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें सुख भी है। इट इज फन, इट इज गुड। तो जब तक आप जो विकल्प प्रेजेंट कर रहे हैं वो इतना ही इनवाइटिंग ना हो, तब तक ट्रांजिशन इम्पॉसिबल है। आज हमारे पास ऐसा एक भी एग्जाम्पल मॉडल नहीं नजर आता। कॉमन सेंस नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक नॉलेज में नहीं है, इसीलिए वो इनवाइटिंग भी नहीं है, और इसीलिए इस पैराडाइम को बचाने की कोशिश हो रही है। जिस में मेरी समझ ऐसी बनती है कि जब किसी को कुछ बड़ा और बेहतर मिलता है तो छोटा अपने आप छूट जाता है। फिलहाल हम सक्सेसफुल नहीं है ऐसा कुछ पेंट करने के लिए, ऐसा कुछ प्रेजेंट करने के लिए जिसको देखकर जो है कोई एक्साइट हो जाए, उसको दिखे कि ये इससे तो बेहतर है। तो ट्रांजिशन के दो मोटिवेशंस हो सकते हैं। जब मैं ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं कि दो मोटिवेशन हो सकते हैं। पहला मोटिवेशन है कि वो एथिकली बेटर है, मॉरली बेटर है और बेटर वे ऑफ लाइफ है। मैं उसके लिए, तो दुनिया में आज जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी जो इस तरह के लोग हैं, वो ऑलरेडी उस दिशा में जा चुके हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये ज़्यादा मॉरल है, ज़्यादा एथिकल है और हम इसमें ज़्यादा खुश रह सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी पब्लिक जो है वो सुविधाओं पे आधारित चॉइसेस करती है, वो मॉरलिटी पे चॉइसेस नहीं कर रही। तो एक कारण है कि आप करें बिकॉज इट इज बेटर, ओके। दूसरा है इट इज कंपल्सरी, इट इज तुम्हारे पास विकल्प ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले बहुत लोगों ने अपने लाइफ को बदला है, अलग किस्म से जीने की कोशिश की है। वो मॉरल कारण से था, कंपल्सरी नहीं था। इसके लिए मासेस कभी उस दिशा में गए नहीं, कुछ लोग उस दिशा में जरूर चले गए। अभी इसको आप एडवांटेज कह लो या जो भी कह लो, वी आर इन अ सिचुएशन वेयर इट इज बोथ मॉरली करेक्ट टू गो इन दैट डायरेक्शन एंड इट इज ऑल्सो
नेसेसरी टू गो इन दैट डायरेक्शन। अब हमारे पास ये दो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है, हमें स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल की दिशा में क्यों जाना है। ओके, तो आई होप मैंने ये 3 क्लासिफिकेशंस क्लियर कर दिए हैं। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी में थ्रूपुट भी ऑटोमेटिकली कम होगा और बड़े मात्रा में कम होगा, रिसोर्स यूज कम होगा, एनर्जी यूज कम होगा, और ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंस भी बहुत कम हो जाता है अगर हम लोग इस तरह के वे ऑफ लाइफ की तरफ मूव कर पाते हैं तो। नेक्स्ट, ओके, सो ये जो है ये आज का सिचुएशन है। आज हम क्या कह रहे हैं कि हमारी ग्लोबल सिविलाइजेशन ऑपरेट जिस तरह से कर रही है वो फॉसिल फ्यूल से पावर्ड है, और उसके वजह से प्लैनेटरी बाउंड्रीज हम क्रॉस कर रहे हैं। तो आज की एनवायरमेंटलिज्म ये कहती है कि दिक्कत हमारी इकोनॉमिक मॉडल में नहीं है, दिक्कत फॉसिल फ्यूल में है। आप उसको हटाकर रिन्यूएबल्स कर दे तो सब समस्या सॉल्व। लेकिन यहां पर बड़ा क्लियर है कि इससे कोई फर्क नहीं गिरता कि इस इकोनॉमी को कौन सी एनर्जी चलाती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो बायोस्फीयरिक कोलैप्स को नहीं अवॉइड कर सकती, वो प्लैनेटरी बाउंड्रीज क्रॉस करती है, तो आपका एनर्जी सोर्स मायने नहीं रखता है। फिलहाल दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट्स मेन स्ट्रीम एनवायरमेंटलिज्म, दिस इज दी समरी। और दुनिया के सभी लोग अच्छा करने के नाम पर ये कर रहे हैं। बहुत लोग, मेजॉरिटी अनजाने में ये कर रहे हैं, लेकिन जो ये पॉलिसी बना रहे हैं उनको पूरी समझ है कि इससे जो है कुछ अवॉइड नहीं होने वाला। नेक्स्ट, सो बेसिकली ये जो आज हमारी वे ऑफ लाइफ है उसको एक नाम दिया गया है, कुछ इंडिया में नहीं लेकिन बाहर एक टर्म बड़ा पॉपुलर है, गेम ए, गेम है। तो आज हम जहां है, जो स्ट्रेटेजी हम अपना रहे हैं उसको हम कह सकते हैं गेम ए। गेम ए इज वीक सस्टेनेबिलिटी, और हम बातें कर रहे हैं गेम बी में जाने की बातें कर रहे हैं। तो गेम बी इज अ स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल फ्यूचर, गेम ए इज द मेन स्ट्रीम करंट पैराडाइम जिसमें हम जी रहे हैं। और हमारा पूरा एफर्ट है कि कैसे हम, पहले बात तो गेम बी दिखता कैसे है ये हमें नहीं पता, एक बार हम ये विजुअलाइज कर पाए कि गेम बी में इंसान करेगा क्या, समाज जिएगा कैसे, फिर बात होगी कि गेम ए से गेम बी का जो फासला है हम वो तय कैसे करेंगे, और वो भी प्री कोलैप्स। देखिए, प्री कोलैप्स बहुत सारी संभावना है ट्रांजिशन की, पोस्ट कोलैप्स बहुत सारी संभावना कम हो जाती। तो गेम भी दिखेगा लेकिन हम वहां जा नहीं पाएंगे, ये दिक्कत होने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, आई एम ट्राइंग टू पेंट अ पिक्चर, एंड मेरा काम, ये मेरा रिसर्च का काम ये है कि गेम बी जो थ्रूपुट कम करती है और कॉम्प्लेक्सिटी कम करती है, वो कौन से मॉडल्स हैं, मैंने उसको ट्रेस किया है। तो यहाँ पर जो है मैंने इतना ही किया है कि मैंने उन मॉडल्स को इकट्ठा करके एक कैटेगरी में डाल दिया है, ताकि आपको पता हो कि ऑन प्रिंसिपल अगर आपको किसी के साथ कोलैबोरेट करना हो तो इन लोगों के साथ कर सकते हो, बिकॉज जाने अनजाने आप सभी लोग, हम सभी लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ वैल्यूज ऑलरेडी, इवन दो इनको पता नहीं होगा कि ये सब एक ही कैटेगरी में है। मेरी कोशिश ये है कि इस कैटेगरी को मैं और भर सकूं, ताकि हमें पता हो कि हमारे दोस्त कौन है, कौन बड़ी आसानी से जो है हमारे साथ हो सकता है, हम उनके साथ हो सकते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट लगता होगा कि हम अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक ही दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन ये पता हो जाए तो बहुत लेवल्स पे कोलैबोरेशंस पॉसिबल है। ओके, सो मैं थोड़ा बहुत यहां पर एग्जांपल्स देके समझाऊंगा कि ये एक मूवमेंट है, कॉमन्स एंड कॉमनिंग। दुनिया में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला है पिछले कई सालों में। पहले एक मानसिकता थी कि जो कॉमन्स है, जो सबकी ज़मीन है, उसका हमेशा शोषण होता है, जो किसी की नहीं है। तो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जब तक कोई जगह जो है किसी की ओनरशिप नहीं होती तब तक उसका प्रोटेक्शन भी नहीं होता, कंजर्वेशन भी नहीं होता। लेकिन 90s में जाकर एलिना ऑस्ट्रोम जो है, इन्होंने एक रिसर्च की, वो पूरी दुनिया के सारे कॉमन्स को उन्होंने विजिट किया, कॉमन्स बेस्ड फॉरेस्ट, फिशरीज, कॉमन्स बेस्ड विलेजेस, जहाँ पर ओनरशिप किसी की नहीं होती, समाज एक साथ उसको जो है
ऑपरेट करता है, यूज करता है, लेकिन उसकी ओनरशिप किसी एक की नहीं है। तो उसने क्या किया, रिसर्च करके दिखा दिया कि ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो सबका होता है वो उसका शोषण होता है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे दुनिया भर में एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोग जॉइंटली कॉमन्स को ऑपरेट करते हैं, ओनरशिप किसी नहीं, यूज सभी करते हैं और मेंटेन भी सभी करते हैं। तो मैं आपको ये जो कॉमन्स और कॉमनिंग की मूवमेंट ज़्यादा पॉपुलर इंटरनेट के दुनिया में ज़्यादा हुई, तो आप सबको पता होगा विकीपीडिया। विकीपीडिया हम सब ने इस्तेमाल किया, दुनिया की 5th लार्जेस्ट वेबसाइट है। विकीपीडिया जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन्स। इसको कोई जो है प्राइवेटली ओन नहीं करता, लेकिन सभी लोग अपना ज्ञान वहां पर फ्री में शेयर करते हैं। तो वो शेयर भी कर रहे हैं और हर कोई उसका मुफ्त में इस्तेमाल भी कर सकता है। ये अलग ही मॉडल है, ये बहुत ही अलग मॉडल है। आजकल कॉमन्स बेस्ड लाइसेंसिंग भी होती है, पेटेंट नहीं होता, कॉमन्स बेस्ड लाइसेंसिंग होती है। सो यू कैन, इट्स अ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस कहते हैं उसको। इसका मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर, कोई कंटेंट प्रोड्यूस किया है तो आप उसको पेटेंट नहीं कराते, आप कह रहे हैं कि मैं इसको क्रिएटिव लाइसेंस के दे देता हूं। इसका मतलब इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है लेकिन बेच नहीं सकता। तो ये एकदम अलग किस्म का थर्ड मॉडल है। सो कॉमन्स के और बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको खाली कुछ सैंपल्स दे रहा हूं। और हमारे आई थिंक ट्रेडिशनल इंडियन विलेजेस ऑल्सो ऑपरेटेड इन सम वेज लाइक दैट। सो कॉमन्स बेस्ड कि गांव का कोई तालाब हो और गांव ही उसको मैनेज करता हो, ऐसे आइडियाज हमारे लिए नहीं है। लेकिन इसको जो है लीगल सैंक्शन जब मिलता है तो वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। तो कॉमन्स एंड कॉमनिंग बेस्ड मॉडल्स दुनिया में बहुत सारे हैं, मैंने उसको ट्रेस करने की कोशिश की है और इंडिया में अभी तक मैं खोज रहा हूं कि ये काम यहां हो रहा है। हो सकता है ये किसी और नाम से प्रचलित हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरी रिसर्च मुझे इसी टर्म से एक्नॉलेज कराती है। तो एक पैराडाइम है कॉमन्स एंड कॉमनिंग, नो प्राइवेट ओनरशिप, नो स्टेट ओनरशिप, बट ओन्ड बाय सोसाइटी, owned by social institutions, operated and controlled by social institutions. So आप शायद उसको cooperatives are also another good way of going. Cooperatives is a good alternative for a sustainable way of life. Cooperatives तो most practiced है, अब सबको पता भी है, लेकिन जो महाराष्ट्र में जैसा cooperative, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, socially not जो पूरी तरह से decentralized cooperatives की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर सॉल्यूशन है। तो एनी एफर्ट मूविंग टुवर्ड्स कोऑपरेटिव्स इज एन एफर्ट टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी। रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, आज फॉसिल फ्यूल है। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। आज दुनिया में हम जितना भी एनर्जी यूज कर रहे हैं ना, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ 500 बिलियन पीपल वर्किंग फॉर अस। अगर मान लीजिए हमारे स्लेव्स होते, गुलाम होते, तो जितना आज हम काम कर पा रहे हैं उतना काम करने के लिए 500 बिलियन, मिलियन नहीं, 500 बिलियन स्लेव्स की जरूरत पड़ेगी। इसको हम लोग एनर्जी स्लेव्स कहते हैं। तो आप इमेजिन करिए किसी वजह से ये 500 बिलियन स्लेव्स गायब हो जाते हैं तो आप कैसे ऑपरेट कर पाओगे। तो हमारी डिपेंड, आज फॉसिल फ्यूल की वजह से हम नेचुरल कैपिटल को इग्नोर करते हैं, फॉरेस्ट, रिवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब किसी वजह से ये अनअवेलेबल हो जाएंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम इमीडिएटली हमारे नेचुरल कैपिटल को यूज करने लगे। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था 70s में कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर। क्यों? बिकॉज इंडिया के लोग जो है जंगल के लकड़ी वगैरह जलाकर ही जो है अपनी जरूरतें पूरी करते थे। अगर हमारे पास फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स ना हो तो कल के कल आसपास के सारे जंगल गायब हो जाएंगे। बिकॉज हम इमीडिएटली, नेक्स्ट ऑप्शन इज वुड, कोल, ऑयल, गैस खत्म तो इमीडिएटली हम टूट पड़ेंगे लकड़ी के ऊपर, सर्वाइवल बेसिस। और जब तक हम संभल पाएंगे सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। दिस इज द रिस्क। तो रीजनरेटिव कैपिटल प्रैक्टिसेस क्या कहते हैं कि ऐसी एग्रीकल्चर, आज क्या हो रहा है, हमारी एग्रीकल्चर हो या हमारे जो भी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो, वो नेचुरल कैपिटल को कम करती है। So why not pursue agriculture और practices which regenerate? तो दुनिया में बहुत सारे लोग रीजनरेशन के काम में लगे हुए हैं। वो अपने जंगल को
रिवाइव कर रहे हैं, वो अपने नदियों को रिवाइव कर रहे हैं, बिकॉज रिमेंबर हमारे पास वही एक कैपिटल बचता है जिसके बारे में आज हम सोचते भी नहीं है। हमारा सीवेज, हर शहर जो है वो पाइपलाइन बिछाने के बजाय सीवेज के लिए वो अपने नालों में छोड़ता है। नाले बेसिकली नदी है, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी है। हमारा जो है सीवेज कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा अगर हम सब ट्रीट करके फिर सीधा डायरेक्ट ओशियन में छोड़ते हैं, समुद्र में छोड़ते हैं। तो लगभग दुनिया की हर शहर जो है रिवर्स का इस्तेमाल करती हैं कि अपना वेस्ट जो है समुद्र छोड़ आए, लेकिन हम मूर्ख हैं। नेचुरल कैपिटल इज़ द ओनली थिंग जो काम आने वाली है। तो आज अगर हम अपनी बची कुची ऊर्जा, फॉसिल फ्यूल ही क्यों ना हो, अगर हम वाटर रिचार्ज कर पाते हैं, ग्राउंड वाटर, अगर हम रिवर्स को रीजनरेट कर पाते हैं, फॉरेस्ट को रीजनरेट कर पाते हैं, तो जो हम बात कर रहे थे ना कि दुनिया में 800 करोड़ की पॉसिबिलिटी है या 50 करोड़ की है, ये नंबर डिपेंड करता है कि हमारा नेचुरल कैपिटल हमने कितना ऑगमेंट किया है। हमारी असली अमीरी गरीबी नेचुरल कैपिटल तय करने वाली है। जी मिनट में इसको क्लोज कर लो। ठीक, वही है, और कोई विकल्प है नहीं। ह्यूमन लेबर, एनिमल लेबर, यूजिंग नेचुरल कैपिटल, बायोमास, बेसिकली इसको बायोमास कहते हैं। तो रिन्यूएबल्स होता है एक ट्रेडिशनल रिन्यूएबल जो बायोमास बेस्ड है, और दूसरा है न्यू रिन्यूएबल्स। कोलैप्स की स्थिति में न्यू रिन्यूएबल्स भी अवेलेबल नहीं होगा और ना फॉसिल अवेलेबल होगा, तो बचता सिर्फ यही है। तो जैसे मैंने आपको किचन का एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो बना सकते हैं आप बनाइए। हमारे पास देखने के लिए फिर यही बचेगा, ह्यूमन लेबर, एनिमल लेबर एंड सराउंडिंग बायो कैपेसिटी। मैं क्विकली एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो ये पर्माकल्चर, बायो रीजन, इको विलेजेस, ट्रांजिशन। अब मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं वाइंड अप करके सीधा एक पॉइंट पे आ रहा हूँ जो आगे के डिस्कशंस के लिए काम आ सकता है। अभी जब मेरा सवाल था कि डिसेंट्रलाइज होना है, सेंट्रलाइज स्टेट और मार्केट ऑपरेट नहीं करेगा, तो डिसेंट्रलाइज्ड होना है, ये तो समझ में आ गया। मेरी पूरी आर्ग्यूमेंट यही थी कि डिसेंट्रलाइज्ड होना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ डिसेंट्रलाइज्ड होना है, डिसेंट्रलाइज्ड टू वेयर, इसका आंसर जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम काम करना शुरू नहीं कर सकते। तो इसका जवाब आता है बायो रीजनलिज्म से आता है। दुनिया में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है कॉल्ड बायो रीजनलिज्म। तो दुनिया जो है बायो रीजन्स में बटी हुई है। बायो रीजन्स का एक सिंपल मतलब यह होता है, जो ज्योग्राफिकल रीजन होता है उसमें समान क्लाइमेट हो, एक तरह का क्लाइमेट हो, एक तरह का वेजिटेशन हो, एक तरह का एनिमल हो, एक तरह का सॉइल सिस्टम। तो पूरी दुनिया को जो है बायो रीजन में, अगर आपके पास बाद में होगा मौका तो जस्ट टाइप बायो रीजनल मैप ऑफ द वर्ल्ड। ज्योग्राफिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड आपने देखा होगा, तो आप बायो रीजनल मैप ऑफ द वर्ल्ड भी एक बार चेक कर लीजिए। वैसे ही बायो रीजनल मैप ऑफ इंडिया भी है। ओके, बायो रीजनल मैप ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि जहां वो रीजन एक वाटर शेड पे डिपेंड करता है, वो रीजन एक किस्म के माइक्रो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, वो एक तरह के वहाँ पे एनिमल्स अवेलेबल है, प्लांट्स अवेलेबल है। तो आज हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो है लिंग्विस्टिक एंड पॉलिटिकल बाउंड्री, और हमारी इकोनॉमी भी जो है इस बाउंड्री से आधारित है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो फिर हमें सबसे पहले जो है बायो रीजन पे जाना पड़ेगा। मेरे पास एक मैप है, वो मैप दिखाकर मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करूँगा। इस पे काम हो चुका है, इस पे काम हो चुका है, और आप अगर वो नाम देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि मॉडर्निटी से पहले हम उन्हीं रीजन्स को आइडेंटिफाई करते थे। आप बाहर आ जाइए उसमें से, नहीं आप बैठिए, कोई बात नहीं। ये इंडिया में जो है ये एक ही मुझे रिसर्च मिला जहाँ पर
बायो रीजन्स को किसी ने मैप किया है? एक मिनट, ठीक है। अभी क्या आप रीड नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग थोड़ा सा इसको जो है जूम इन करके, तो ये देख रहे हैं ना आप, मेवाड़, कच्छ, सौराष्ट्र, मरु, ये सारे नाम तो शायद आपको पता भी होंगे। ये बेसिकली जो है, ये ऐसे बाउंड्रीज हैं जो वर्केबल बाउंड्रीज हैं। ये आज किसी पॉलिटिकल स्टेट के अंतर्गत आती है, इनका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। लेकिन अगर हम सफल होते हैं, पहले बात तो रिकॉग्नाइज करें कि हमारी बायो रीजन कौन सी है। तो बायो रीजनल आइडेंटिटी का रिवाइव होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस बायो रीजन से आते हैं। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके बायो रीजन की नेचुरल कैपिटल क्या है। उसके आधार पर आप प्लानिंग कर सकते हो आपके रीजन का कंजम्पशन कैसा होगा, क्या होगा। अगर आपके यहाँ पर चावल है और चावल के जैसा बायो रीजन है, तो आप चावल कंज्यूम करें। तो जब तक कोलैप्स नहीं हुआ है, बायो रीजनलिज्म हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू एक्ट एज अ ट्रांजिशन व्हीकल। व्हेन सिस्टम्स आर फंक्शनिंग, आप रीडिफाइन कर सकते हो अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इनटू बायो रीजनल बाउंड्रीज, और उसके बाद जो है अपने बायो रीजन में आप अलग किस्म की डाइवर्सिटी कर सकते हो। फूड सिस्टम, लिविंग सिस्टम्स, एनर्जी सिस्टम्स, ये चीज हम कर सकते हैं प्री कोलैप्स। तो इतना ही कहना था कि बायो रीजन्स कहाँ है, कैसा है, हमको पता है, लेकिन ये कॉमन नॉलेज नहीं है। अगर कॉमन नॉलेज होता है तो आप फिर अपनी एनर्जीज उस दिशा में लगा सकते हैं और वैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो मेरी मोटा मोटी मैंने अपनी बात रख दी है। आगे मिलेगा तो हम लोग डिस्कस सेपरेटली कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सुधीर, एंड सॉरी कि आपकी हम